नाज़रीन, आपके सामने आज की वीडियो में कुछ चेहरे रखेंगे। इन चेहरों को आपने गौर से देखना है, पहचानना है, समझना है, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नौसरबाज खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े ड्रामेबाज, धोखेबाज, दगाबाज अभी ये सारा खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा आपने गौर से इन चेहरों को दिखाना है। वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से ये कैंपेन चला रहे हैं और क्या क्या कहानियां सामने लेकर आ रहे हैं। यानी मुख्तसरन आपको बता दूं, जो आगे जाकर आपको डिटेल्स में बताएंगे कि बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बाबर आजम को 6 या 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दी गई है। असल में बाबर आजम ने मैच फिक्स किया है। बाबर आजम एक फिक्सर है, यानी कि पाकिस्तान के या फिर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने दुनिया क्रिकेट पर आकर नंबर 1 खिलाड़ी बना, अपने आप को मनवाया, उसके खिलाफ ऐसी कैंपेन शुरू करवाई गई है। लेकिन उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला था, लेकिन हस्बे रिवायत और हमेशा की तरह काजी फाइद ईसा साहब, कहा जाता है कि जज बोलता नहीं है, लेकिन काजी साहब बोलते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो समझ से बाहर होता है कि वो बोलते क्या है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को उन्होंने मोअज़्ज़िज़ कहने से रोक दिया। क्या मोअज़्ज़िज़ का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, ये इस लफ्ज से मुझे चिढ़ है, आपने मोअज़्ज़िज़ का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से कहते हैं कि आपकी तालीम क्या है, आप कहां से पढ़े और कहां से नहीं पढ़े। तो ये इस तरह के रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट में पास हुए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े जज, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई सबसे बड़ी शख्सियत ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइद ईसा, उनके सवालात, उनका बोलना पाकिस्तान में अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि जारी और चली जा रही है। अब दूसरा एक और मामला है, और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के हवाले से है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने लिया है। ये सरगोदा वाले उस जज का मामला है जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे उन्हें हैरेस करते हैं, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुलाया, वो नहीं गई तो फिर उनकी अदालत के बाहर फायरिंग की गई, उनके गैस का मीटर काट दिया गया। यानी इस तरीके से उस बंदे को हरास किया गया। और ये मामला आपको याद होगा कि उमर अयूब साहब को अदालत के अंदर जाने नहीं दिया गया था। उसके ऊपर जो लाहौर हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं, आजाद जज हैं, इन्होंने नोटिस भी लिया, इस सारे मामले को आगे लेकर गए हैं। और ये वही जज हैं जिन्होंने बाकायदे से एक तकरीब के दौरान ये कहा था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलना है और हमने एस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी के अंदर से अमल दखल को खत्म करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के जज को हरासा करने की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने 13 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। डीपीओ सरगोदा, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपीसी पीसीटीडी और मुताल्लिका एसएचओज की बंदी आती है। अदालत तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है, यानी मुख्तलिफ इदारों की अहम शख्सियात के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। अगली समाअत पर तमाम ऑफिसर्स तहरीरी जवाब जमा करवाएं। एटीसी सरगोदा रावलपिंडी के एडमिन जजेस साहिबान कमेटी बनाकर जजेस के मामले पर हतमी रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखें। सो दिस इज हाउ, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक दफा फिर इन सारे मामले को देखा जा रहा है कि किस तरह से एक जज को खुफिया इदारों ने हैरेस किया है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर कुछ अहम तरीन चेहरे, कुछ अहम तरीन लोग बाबर आजम के खिलाफ। बाबर आजम, याद रखें, मुझे और आपको गुस्सा है कि बाबर आजम हमारे लिए कोई वर्ल्ड इवेंट जीत नहीं सका, लेकिन यह बात याद रखें कि यह वही बाबर आजम है जिसने क्रिकेट तारीख में इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दी थी, जब 150 रन बाबर आजम और रिजवान चेज करके आए थे। याद रखिएगा, यह वही बाबर आजम है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2 दफा नंबर 1 बनाया। याद रखेंगे, मुझे और आपको बाबर आजम से शिकवे हैं, शिकायत हैं, लेकिन ये वही बाबर आजम है कि जो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया के अंदर जाता है और पाकिस्तानी प्राइम टेलीविजन पर बैठकर एक साफी बाकायदा से बाबर आजम की चैट लीक कर देता है। याद रखिएगा, ये वही बाबर आजम है कि जब वो टीम के अंदर खेलता रहा तो बाहर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े लॉबिस्ट ना सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ मुतहर्रिक हुए, बल्कि शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनवा दिया बाबर आजम को साइड लाइन करवाकर। याद, बाबर आजम को इस वक्त शदीद तरीन टारगेट किया जा रहा है और हम अपने हीरोज के साथ ज्यादती करते हैं, हम अपने हीरोज के साथ जुल्म करते हैं, हम अपने हीरोज के कपड़े फाड़ते हैं, और हम इतने गिरे हुए लोग हैं, या इतना गिरा हुआ हमारा मीडिया है कि किसी भी यानी हाथ पर गटर की किसी भी पस्ती पर ये जाने से बाज नहीं आता। बाबर आजम के ऊपर चंद मखसूस साथियों ने मखसूस टोला खड़ा हो गया है और ये मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगा रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग की कोई और नहीं लगा रहा, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग लगा रहे हैं, जिनमें मुबशर लुकमान साहब, मुबशर लुकमान, आप चेहरा भी देखें, आप जानते हैं मुबशर लुकमान साहब को। मुबशर लुकमान साहब सर फरिश्त थे। उसके बाद जर्नलिस्ट हैं शोएब जट साहब ने ये सारी कहानी शुरू की है। उसके बाद नसीम राजपूत साहब, उसके बाद और खिलाड़ियों की भी अगर आप देखें तो बाकायदा से बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू करवा दी है। ये सारी कैंपेन, ये कहानी, ताने बाने मिलते हैं जाकर शाहिद खान अफरीदी साहब से, जिनके बारे में एंकर इमरान रियाज खान साहब ने ये कहा कि इनकी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है। इस वजह से पाकिस्तान की टेलीविजन पर बैठकर बहुत सारे साफी या बहुत सारे अहम तरीन लोग गुफ्तगू या बातचीत नहीं करते, लेकिन शाहिद खान अफरीदी को पाकिस्तानी क्रिकेट से उठाकर दूर फेंके।
انہیں دور کرنا ہوگا, نہیں تو یہ کرکٹ کو برباد کر دیں گے. شاہد خان افریدی ہو گئے, اس کے بعد سکندر بخش صاحب ہو گئے, اس کے بعد شعیب جٹ صاحب, مبشر لقمان صاحب, نسیم راجپوت صاحب, اور مختلف چینلز پر بیٹھے ہوئے مختلف جو لوگ ہیں, شخصیات ہیں, وہ سب مل کر بابر اعظم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بابر اعظم کو باقاعدہ سے اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وسیم اکرم کے وہ ریمارکس یاد کریں, اور یہ یاد کرنا ضروری ہے کہ بابر اعظم باؤنڈری سے ہو کر آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ شاٹ ادھر مارو اور وہ شاٹ ادھر مارو, یہ آپ کے اوپر آتا ہے. نو ڈاؤٹ بابر اعظم اور محمد رضوان نے بہت زیادہ ڈیمیج بھی کیا ہے پاکستانی کرکٹ کو, اور ہم نہیں بھول سکتے, یعنی فیکٹس ہیں اور سٹیٹس ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. بابر اعظم اور رضوان نے اوپن کرتے ہوئے تقریباً 3000 سے زیادہ بالز کھیلی ہیں, 3000 سے زیادہ بالز بابر اعظم اور رضوان نے اوپن کرتے ہوئے کھیلی ہیں. اور مختلف جو سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق 48% 48% بالز بابر اعظم اور رضوان کنزیوم کر جاتے تھے, اور باقی جو 52% بچی ہوئی بالز ہوتی تھی, یعنی کم از کم آپ کے پاس کوئی 10 یا 11 اوور ہوتے تھے, ہارڈلی وہ آپ کا مڈل آرڈر کھیلتا تھا یا لوور آرڈر کھیلتا تھا. تو آپ کے پاس مڈل آرڈر پہ برباد ہو گیا, لوور آرڈر پہ برباد ہو گیا, لیکن اس کی وجہ صرف بابر اعظم اکیلے نہیں ہے, صرف بابر اعظم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں گے, جو حالیہ شکست ہوئی ہے اس کے ذمہ دار بھی صرف بابر اعظم نہیں ہے. لہذا کسی بھی طور پر اس طرح کی کیمپین اور یہ جو نحوست پھیلائی جا رہی ہے اسے پرہیز کرے. اب ایک گاڑی سامنے لائی گئی ہے, اور یہ گاڑی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم نے یہ گاڑی بنیادی طور پر خریدی ہے. اس کے بارے میں جو مبشر لقمان صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے وہ سن لیں. بابر اعظم کی نئی ای ٹرون آ گئی, آڈی ای ٹرون آ گئی, بڑی اچھی گاڑی ہے, میں نے بھی رکھی ہے, لیکن ابھی ان کو لگ پتہ جائے گا جب اس کے الیکٹرک بورڈز اڑنا شروع ہوں گے بارشوں میں. تو بابر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کیا. تو کل سے میں لگا ہوا تھا کہ ان کا بھائی کرتا کیا ہے, کہ اپنے بھائی کو 7-8 کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو بڑا اچھا کو کام کر رہا ہوگا. تو پتہ چلا ٹھینگا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی بھائی گاڑی؟ تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ ہاریں گے تو گاڑیاں نہیں آئیں گی, آپ افغانستان سے میچ ہاریں گے, نیدرلینڈ سے ہاریں گے, آئرلینڈ سے ہاریں گے تو آپ کے ڈی ایچ اے میں گھر نہیں آئیں گے, آپ کے آسٹریلیا میں پلاٹ نہیں آئیں گے, آپ کے دبئی میں اپارٹمنٹ نہیں آئیں گے, تو اور کہاں کس کے آئیں گے؟ مبشر لقمان صاحب کو آپ نے سنا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بابر اعظم کو اوڈی ای ٹرون دی گئی ہے, پھر اپارٹمنٹس ان آسٹریلیا اینڈ دبئی, اور ان ریٹرن آف فیمس ڈیفیٹس, یعنی بہت ساری بدترین ہاروں کی وجہ سے بابر اعظم کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. یعنی بابر اعظم جو ہمارا نمبر 1 کھلاڑی رہا, بابر اعظم جو دنیا کا نمبر 1 کھلاڑی رہا, بابر اعظم جسے ہم سیلیبریٹ کرتے رہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میچ فکسنگ کرتا تھا, اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بابر اعظم کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے انہیں ریکمنڈ کیا تھا کہ بابر اعظم کو کیپٹن بنایا جائے. بابر اعظم ایک کام کول بندہ تھا, اور ظاہر اس کے اندر سکل تھی, ٹیلنٹ تھا, پوٹینشیل تھا, لہذا خان صاحب نے انہیں ریکمنڈ کیا تھا. اس کے اوپر ایک کلپ ہے, وہ بھی سن لیں برائے مہربانی. بابر اور رضوان نے جن میچز میں پاکستان کے لیے اوپننگ کی ہے انہوں نے 3000 سے زیادہ بالز کھیلی ہیں آپس میں, اور پاکستان نے جو ہے وہ 6300 سمتھنگ کھیلی, یعنی کہ 48% یا نیئرلی 50% جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کے 2 بیٹسمین یوز کر رہے ہیں. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رمیز راجہ سے بات چیت ہوئی تھی بابر اعظم کے حوالے سے, اور اس کے بعد بابر اعظم کو کیپٹن بنائیں گے, اور اس کے بعد سے یہ ساری تمام تر لوبی متحرک ہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی, بلکہ نسیم راجپوت صاحب جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے سے تحقیقات کروا لیں یا پھر رینجر سے تحقیقات کروا لیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی تو اتنے تگڑے ہیں کہ نہ ان کا ہاتھ کوئی پکڑ سکتا ہے, نہ کوئی انہیں روک سکتا ہے, بلکہ اتنے تگڑے ہیں کہ شاید ان سے اوپر کوئی تگڑا ہو ہی نہیں سکتا, اتنے زیادہ تگڑے ہیں. یہ نسیم راجپوت صاحب کو سنیں. محسن نقوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بٹھایا ہوا ہے وہاں پر انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں ایف آئی اے کو کوئی تحقیقات کروانی ہے, انہیں کوئی پاکستان رینجر سے کروانی ہے یا جس سے بھی کروانی ہے, وہ کسی کی بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. کسی کے فون ٹیپ کرنے, کسی کا بینک اکاؤنٹ چیک کرنا ہے. اس سے پہلے ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی چیئرمین ایسا نہیں گزرا کہ جو اتنا بااختیار ہو کہ جو چیزوں کو چیک کروا سکے. اب یہ باقاعدہ ایک بڑی خوفناک کیمپین ہے جو کہ شروع کروا دی گئی ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس کے اوپر ظاہر ہے بابر اعظم کے حق میں لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کرکٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کے اسٹیٹ کتنے برے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ ماڈرن کرکٹ کھیل نہیں سکے, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے ایک تو انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا, اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا بابر اعظم کا کام نہیں تھا, یہ انتظامیہ کا کام تھا, یہ بورڈ کا کام تھا. اور نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سے محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بنے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے صرف بورڈ کی ایک میٹنگ کی ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب بہت زیادہ بزی ہیں. چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں, کسی اور سے مل رہے ہیں, کہیں اور جا کر مل رہے ہیں, تو حکومت کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں, لہٰذا چیئرمین صاحب ملاقات نہیں کرتے. ایک آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر کے اندر بابر اعظم کو کیپٹنی دی گئی اور بابر اعظم نہیں کر سکے. لیکن یہ جو اب کیمپین ہے یہ باقاعدہ سے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. راز خان صاحب لکھتے ہیں, پیپل نیڈ ٹو اسٹاپ انڈر ایسٹیمیٹنگ ہاؤ مچ بابر اعظم میکس, کہ بابر اعظم کے پیسوں کے اوپر, اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 6-8 کروڑ روپے
अब बाबर आजम को ये गाड़ी बुनियादी तौर पर दी गई है, ये बात समझ लें कि बाबर आजम कोई गरीब खिलाड़ी नहीं है, ये दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी रह चुका है और क्रिकेटर्स के आजकल जो पैसे हैं, रोकड़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है। अब इन्होंने कुछ एक तजिया सामने रखा है, या जो स्टैट्स सामने रखे हैं कि बाबर आजम तकरीबन $2.5 लाख खाली PSL से कमाते हैं और फिर उसके बाद PCB इन्हें अलग से देती है, लिहाजा बाबर आजम तकरीबन क्लोज टू $1 मिलियन, $1 मिलियन बाबर आजम सालाना बनाते हैं। और ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जो कार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी महंगी तरीन कार है, ये तकरीबन $1 लाख की है। बाबर आजम सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाने वाला एक खिलाड़ी है, सेलिब्रिटी है और एक शख्सियत है। याद है, कैंपेन है जो कि चलवाई गई है। अब साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन और टीम डायरेक्टर जनाब मोहम्मद हफीज साहब ने एक इंटरव्यू दिया माइकल वॉन को और एडम गिलक्रिस्ट को। अब मोहम्मद हफीज साहब के गुफ्तगू सुन लें। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के अंदर टेस्ट मैच चल रहा है, यानी मैच खेला जा रहा है, 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर सोकर खराटे लेते थे, लिटरली वहां पर खराटे और बदबू उन्होंने फैलाई हुई थी। ये मोहम्मद हफीज साहब को सुन लें। In a dressing room, and I found 4-5 players are sleeping in the dressing room while playing a test cricket. And I was like, how come you guys can do that? If you do something like this, you cannot be a part of this team, because I want you guys to stay focused during the game, and then off the game, whatever you guys do, this is your own life. I never get involved into it. और अब एक तरफ इशारा इसी इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद हफीज ने यह भी करवाया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आउटडेटेड हो चुकी है। मॉडर्न क्रिकेट और मॉडर्न डायनामिक्स से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वाकफियत नहीं है। आपने मॉडर्नाइज किसने करना है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाना है, क्रिकेट का जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक पहुंचने का, नेशनल लेवल पर खेलने का जो पाथवे है, वो किसने डिसाइड करना है। अगर आप सिर्फ एक स्टैट उठाकर देख लें कि जनवरी 2023 से लेकर ये जो महीना चल रहा है जून 2024 तक, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तकरीबन 19 जो चेयरमैन है चेंज किए गए और तकरीबन 23 कोचेज हैं, इसी तरह के स्टैट्स हैं, ये तब्दील किए गए हैं। लिहाजा खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस कदर तब्दीलियां पाकिस्तानी क्रिकेट में हुई हैं और उसके बाद ये कैसे मेंटेन रहता। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।